अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री को हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ब्रांचेस डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ साइंस से इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत स्टार्टिंग पे जब आपका ओरिजिन हुआ था साइंस का, तो सब जितने भी हमारे ये डिसिप्लिन्स थे, जितनी भी साइंस की स्टडीज़ थी, वो सब की सब एक ही हेडिंग पे हम डिस्कस करते थे, डैट वाज द साइंस। तो ओरिजिन ऑफ साइंस जिस वक़्त साइंस का इनकाद हुआ था, साइंस स्टार्ट की गई थी, उस वक़्त हर तरह की साइंस को, वो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, किसी भी तरह की साइंस है, उसको हम एक ही हेडिंग साइंस में डिस्कस करते थे। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, वैराइटीज़ हमारे सामने आती गई हैं, वैसे हमने साइंस को डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। जब हमने साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया तो उसमें एक ब्रांच थी हमारे पास केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को हमने इस तरह डिफाइन किया था कि केमिस्ट्री आपकी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें आप केमिकल रिलेटेड तमाम स्टडीज़ करते हैं। मतलब आपके जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे केमिस्ट्री को हमने डिफाइन किया था कि आपकी जो केमिस्ट्री है, इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें केमिकल कंपाउंड से मतलब ये था कि हर तरह की जो किसी भी केमिकल से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ हैं, लाइक उनके रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके मटेरियल स्टेटस, जो भी चीज़ें थी वो आपने केमिस्ट्री में डिफाइन करनी थी। ये तो हो गया हमारे पास साइंस का ओरिजिन, और फिर हमने केमिस्ट्री को कह दिया कि तमाम केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी को हमने केमिस्ट्री की हेडिंग पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 200 to 300 ईयर्स बैक जब हम देखते हैं तो उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा हमारे पास स्टडीज़ इन्हेंस कर चुकी थी, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ आ गई थी। हर तरह की स्टडीज़ जब हमने नए एस्पेक्ट्स के साथ करना स्टार्ट की थी तो हमें पता चला कि आपके पास जो केमिस्ट्री है, जैसे साइंस को हमने डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया था, उसी तरह आपकी जो केमिस्ट्री है इसको भी डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो 200 to 300 ईयर्स बैक जब हम देखते हैं तो उस वक़्त तक आपके पास जो केमिस्ट्री वर्ड था उसमें जितने भी केमिकल्स आते हैं वो दो ही हेडिंग में पढ़े जा रहे थे। वो दो हेडिंग्स में उनको क्यों डिवाइड किया था? इसलिए डिवाइड किया था कि कुछ केमिकल्स आपको लिविंग थिंग्स में मिल रहे थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिल रहे थे, कुछ केमिकल्स हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या नॉन लिविंग थिंग्स में मिल रहे थे। तो जो केमिस्ट्री के वो तमाम एलिमेंट्स जिनको मैंने भी बोला है कि कुछ आपके पास लिविंग थिंग्स में केमिकल्स मिल रहे थे और कुछ आपको नॉन लिविंग थिंग्स में केमिकल मिल रहे थे। तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में जो केमिकल्स थे उनको हम ऐसे ही पढ़ते थे कि केमिस्ट्री दो ब्रांचेस में डिवाइड है। एक आपके पास कैटेगरी वो है जिसमें तमाम लिविंग थिंग्स आती हैं, और दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें वो तमाम केमिकल्स आते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है। तो लिविंग थिंग्स वाली कैटेगरी को उस वक़्त नाम दे दिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और जो नॉन लिविंग थिंग्स की केमिस्ट्री थी उनको हमने नाम दे दिया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस तरह 200 to 300 ईयर्स बैक जब हम देखते हैं तो केमिस्ट्री को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट वाज द लिविंग थिंग कैटेगरी एंड अदर वाज द नॉन लिविंग थिंग कैटेगरी। लिविंग थिंग कैटेगरी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे, और जो नॉन लिविंग थी उनको उन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मैंने ऊपर बताया कि लिविंग थिंग्स हैं, तो लिविंग थिंग्स में जो केमिकल्स हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो आपके पास एक लिविंग थिंग में ऑर्गेनिक केमिकल मिलता है, दैट इज द यूरिया। यूरिया हमें मिलता है यूरिन से, ये यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है।
सेकेंडली आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स आर आल्सो केमिकल्स, और ये भी हमें लिविंग थिंग्स में मिलती हैं, किसी भी नॉन लिविंग थिंग में प्रोटीन्स मौजूद नहीं होती हैं। इसी तरह जब नॉन लिविंग थिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास डिफरेंट एसिड्स, मिनरल एसिड्स, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, या फिर नाइट्रिक एसिड HNO3 एक्सेट्रा, ये वाले केमिकल्स आएंगे। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे वो प्योरली ऑर्गेनिक जो थिंग्स हैं, ऑर्गेनिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हीं में प्रेजेंट होता है, और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट एसिड्स, केमिकल्स, जिसमें मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मिनरल एसिड्स को डिस्कस किया है। उस वक़्त ये कंसेप्ट था कि आपके पास जो केमिस्ट्री है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग में एक बाकायदा डिस्टिंक्शन मौजूद था कि जो लिविंग हैं वो कभी भी नॉन लिविंग के साथ मिक्स नहीं हो सकती, ना ही आप लोग नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स की जो केमिकल्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि HCl H2SO4 या फिर आपने नाइट्रिक एसिड ले लिए तो उससे आप लोग यूरिया या प्रोटीन्स प्रिपेयर करना शुरू कर दें। जो लिविंग थिंग्स में केमिकल्स मौजूद होंगे वो बाय बर्थ लिविंग थिंग्स में ही प्रिपेयर होंगे, उनको आप आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने जो जस्टिफाई किया था उसको इस तरह जस्टिफाई किया था कि हम एक बहुत ही कॉमन यहाँ पर एक कंपाउंड डिस्कस करते हैं, CH4 मीथेन। इसमें क्या होता है कि आपका एक कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी क्योंकि 4 होती है, कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 4 बॉन्ड ही बनाता है। तो कार्बन आपने चारों साइड्स पर ऐसे बॉन्ड बनाएगा, इट इज कॉल्ड द मीथेन। उस वक्त के कंसेप्ट के मुताबिक ये था कि कार्बन जो आप अपने एडजेसेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, जो आपके ये वाले बॉन्ड हैं, ये बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप की फोर्स रिक्वायर्ड है। वो फोर्स आपको कभी भी HCl के मॉलिक्यूल में नहीं मिल सकती। मतलब आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है, ये वाली फोर्स, और HCl बनाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है, ये दोनों फोर्सेस आपस में डिफरेंट हैं। कभी भी आपके पास HCl की जो फोर्स है वो और ऑर्गेनिक जो हमने यहाँ पर मीथेन लिया है, इनकी फोर्स दोनों सेम नहीं हो सकती। इसी बेसिस पे उन्होंने कहा था कि आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर मौजूद फोर्सेस डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट फोर्सेस, क्योंकि ये जो फोर्स है ये क्रूशियल इम्पोर्टेंटली, या कह लें कि हमारे पास जो है ना वो प्योरली सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही प्रेजेंट होती है, तो इसको उन्होंने नेम दे दिया, इट इज़ अ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स या इतनी क्रूशियल फोर्स जो सिर्फ आपके मीथेन में या कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग बनेगी उसी बॉन्डिंग में मौजूद होगी, वो दूसरे किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद नहीं होगी। किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट जो कार्बन के अलावा हैं उनके अंदर मौजूद नहीं होगी। तो इसको उन्होंने कह दिया था कि आपके पास जो फोर्सेस हैं ऑर्गेनिक की, दे आर द वाइटल फोर्सेस, जो सिर्फ ऑर्गेनिक जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वही प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए किसी भी लिविंग थिंग से नॉन लिविंग थिंग या फिर नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग को प्रिपेयर करना आसान नहीं था या पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने इसको कह दिया कि इसको एक थ्योरी का नेम दे दिया, दैट वाज कॉल्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसी की बेस पे, ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, इसी की बेस पे उन्होंने ये कह दिया था कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नीदर बी prepared by inorganic compounds। इसको कह दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। तो 200 to 300 ईयर्स बैक आपकी यही वाली थ्योरी कंसीडर की जाती थी कि कभी भी आपका जो
इनऑर्गेनिक पोर्शन है या इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं वो आपके ऑर्गेनिक केमिकल्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे न्यू